पंडित जी, मेरे रोहन के लिए लड़की बिल्कुल गोरी और संस्कारी दिखाना। मेरा रोहन एकदम सुंदर, गोरा और गोलू मोलू है। मुझे तो बहू भी बिल्कुल उसके जैसी ही चाहिए। हाँ पंडित जी, एग्जाम्पल के लिए आप मुझे ही देख लीजिए। माँ जी ने कई लड़कियों के बाद मुझे पसंद किया था। अरे मुझसे पहले पूरी 101 लड़कियों को ना पसंद किया था माँ जी ने, तब जाकर उन्हें मैं पसंद आई। देखिए, गोरा काला कुछ नहीं होता। लड़की तो बस वही सबसे अच्छी होती है जो सर्वगुण संपन्न हो और जो घर चला सके। पंडित जी, हमें ज्ञान मत दीजिए। हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमें कैसी बहू चाहिए। आप बस लड़कियों की फोटो दिखाने का काम कीजिए। पंडित की बोलती बंद हो जाती है, जिसके बाद वह एक के बाद एक फोटो दिखाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। ओहो, कौन है इस वक्त जो शुभ कार्य में अपनी टांग अड़ाने आ गया? अरे कोई नहीं माँ जी, आप लड़कियों की फोटो देखिए, मैं दरवाजा खोलती हूँ। अरे नहीं बहू, तू गर्भवती है, तू यहीं बैठ। तेरे लिए अभी आराम करना ज्यादा जरूरी है। आखिर तू हमारे वंश के पहले बच्चे को जन्म देने वाली है। ऐसा कहकर सुजाता दीपिका को परेशान किए बिना ही दरवाजा खोलने जाती है। दरवाजे पर उसका बेटा रोहन खड़ा होता है। अरे बेटा, तू आज इतनी जल्दी? अच्छा ही हुआ जो तू आ गया, हम तेरे लिए लड़की ढूंढ रहे थे। ये सब कहते हुए सुजाता का ध्यान रोहन के गले में पड़ी माला और उसके साथ खड़ी एक सांवले रंग की लड़की पर जाता है। अरे बेटा, ये लड़की कौन है जो तेरे साथ खड़ी है? माँ, ये भूमि है। मैं और भूमि एक दूसरे से प्यार करते थे। आप मेरी शादी भूमि से नहीं करवाती, इसलिए मैंने खुद ही भूमि से शादी कर ली। चलो भूमि, अंदर चलो। रोहन ऐसा कहकर भूमि को घर के अंदर ले आता है। अरे देवर जी, ये सब क्या है? हम तो आज आपको सरप्राइज देने वाले थे, लेकिन आपने तो हमें ही सरप्राइज कर दिया। और आपको शादी करने के लिए ये काली कलूटी ही मिली थी क्या? भाभी जरा जुबान संभाल कर बोलिए। भूमि अब मेरी पत्नी है। इतनी काली कलूटी लड़की इस घर की बहू कैसे बन सकती है? जैसे आप बनी हो, ये भी वैसे ही बनी है। बस फर्क इतना है कि घर के सभी सदस्य मिलकर आपको लाए थे और मैं भूमि को अकेला शादी करके लाया हूँ। ऐसा कहकर रोहन भूमि को अपने कमरे में ले जाता है। वहीं दीपिका और सुजाता ये सब देखते ही रह जाती हैं। हाय राम, माँ जी, देवर जी की पसंद को क्या हो गया है? कहाँ तो हमारे देवर जी कोहिनूर का हीरा और कहाँ ये लड़की कोयले की खदान। कोई मैच ही नहीं मिलता है इनका। तभी अचानक से दीपिका को पेट में दर्द होने लगता है, जिसके चलते सुजाता उसे हॉस्पिटल चेकअप करवाने के लिए लेकर जाती है। डॉक्टर साहब, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? मेरी बहू और उसका बच्चा ठीक तो है ना? बच्चा और माँ दोनों ही ठीक हैं। अब आपके कम ही महीने रह गए हैं। ऐसे छोटे मोटे दर्द तो होते ही रहते हैं। अब आप अपनी बहू का अच्छे से ख्याल रखना। अगले महीने कभी भी आपकी बहू को बच्चा हो सकता है। ये सुनकर सुजाता बहुत खुश होती है, जिसके बाद वह अपनी बहू को वापस घर ले आती है। सुजाता दीपिका को सोफे पर आराम से बैठा देती है और कहती है, अरे बहू, तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए बना कर लाती हूँ। तभी वहाँ भूमि आती है और सुजाता के लिए खाना लेकर आती है। दीदी, ये लीजिए, मैंने आपके लिए गर्मा गर्म सूप बनाया है, आपको ये जरूर पसंद आएगा। तुम मेरे सामने मत ही आओ, तुम्हारी शक्ल देखते ही मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। चली जाओ यहाँ से। सुना नहीं तुमने? मेरी बहू ने तुमसे क्या कहा? अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। मेरी बहू तुम्हारे हाथ का कुछ नहीं खाएगी और ना ही कुछ भी मंगवाएगी। कहीं तुम्हारा परछावा उसके बच्चे पर ना पड़ जाए। अपनी सास और अपनी जेठानी की ऐसी बातें सुनकर बेचारी भूमि को बहुत बुरा लगता है और वह रोते हुए वापस किचन में पहुंच जाती है। मेरा रंग सांवला है तो इसमें मेरी क्या गलती है? माँ जी और जेठानी जी तो मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करती। बेचारी भूमि उदास होकर घर के बाकी काम करने लगती है। उसके कालेपन की वजह से सुजाता और दीपिका उसकी शादी के बाद की रस्में भी पूरी नहीं करती और अपने में ही लगी रहती हैं। देखते ही देखते एक महीना बीत जाता है और वह दिन भी आ जाता है जब दीपिका एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। हे भगवान, मेरी बहू और उसके बच्चे का ध्यान रखना, किसी को कुछ होना नहीं चाहिए। माँ, आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ पर भूमि और रोहन भी आ जाते हैं। अरे तुम यहाँ क्या करने चली आई हो? चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें यहाँ बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? हम तो भाभी को देखने आए हैं। माँ, संभालो खुद को, ये टाइम किसी को यहाँ से भगाने का नहीं है। तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं और सुजाता से कहते हैं, मुबारक हो, आपकी बहू को बेटा हुआ है। आप सभी जाकर पेशेंट और बच्चे से मिल सकते हैं।
ये सुनकर रवि और सुजाता बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद वह सभी एक साथ दीपिका के पास जाते हैं। सुजाता जैसे ही अपने पोते को उठाने वाली होती है, वह उसे उठाने से पहले देखती रह जाती है। अरे ये क्या, ये किसका बच्चा है? माँ, अभी कैसी बातें कर रही हो? ये आपके बेटे का बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। लेकिन तुम्हारा बच्चा इतना काला कैसे हो सकता है? तभी दीपिका की आंखें खुलती हैं और वह अपने बच्चे की तरफ देखती है, जिसके बाद वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ये यहाँ किसका बच्चा पड़ा है? मेरा बच्चा कहाँ है? जेठानी जी, आप भी कैसी बातें कर रही हो? आप ही ने तो इस बच्चे को जन्म दिया है। क्या कहा? मैंने एक काले बच्चे को जन्म दिया है? ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। लेकिन आप ऐसा कैसे कह सकती हो? ये सब मेरी वजह से कैसे हो सकता है? रोज सुबह शाम मुझे तुम्हारी मनहूस शक्ल देखनी पड़ती थी। तुम्हारा काला परछावा मेरे बच्चे के ऊपर भी पड़ गया। देखो कितना काला है ये, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता। दीपिका का बच्चा रोने लगता है, लेकिन वह उसको गोदी में भी नहीं लेती। ऐसे ही दीपिका अपने काले बच्चे से मुंह मोड़ लेती है, जिसके चलते भूमि को उसके ऊपर तरस आता है। भूमि उसे अपने बच्चे की तरह पालने लगती है और उसका नाम पूरब रखती है। एक दिन भूमि पूरब को खाना खिला रही होती है। ये लो बेटा, खाना खा लो। माँ, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो और आप बिल्कुल मेरे साथ माँ की तरह रहती हो, लेकिन आप कहती हो कि मैं आपका बेटा नहीं बल्कि दीपिका माँ का बेटा हूँ, तो फिर वो मुझे आपकी तरह प्यार क्यों नहीं करती? अरे बेटा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उन्हें अपना प्यार जताना आता नहीं है। ये लो, तुम पेट भर कर खाना खाओ। ये सब दीपिका दूर से देख रही होती है, जिसके बाद वह गुस्से से भूमि के पास आकर कहती है, जब से तुम इस घर में आई हो सब कुछ खराब हो गया है। मेरे बच्चे पर तुमने अपना काला परछावा डाला और उसे भी काला कर दिया। देखो जरा, ये हमारे खानदान में मैच करता है क्या? बच्चे तो भगवान का स्वरूप होते हैं जेठानी जी। मुझे नहीं लगता कि आपको अपने ही बच्चे के लिए ऐसा कुछ कहना चाहिए। हर एक माँ 9 महीने अपने पेट में एक बच्चे को रखती है और जब उसे जन्म देती है तो उसे सीने से लगा कर रखती है। सिर्फ एक कालेपन की वजह से तुमने इस बच्चे को अपने आप से दूर कर दिया। तुम माँ कहलाने के लायक भी नहीं हो। भूमि की यह बात सुनकर दीपिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोने लगती है। तुम सही कहती हो, मैंने बच्चे को जन्म तो दे दिया, लेकिन उसके कालेपन की वजह से मैंने उसे कभी अपने सीने से नहीं लगाया। मैं बहुत बुरी माँ हूँ, लेकिन अब मैं अपना माँ का फर्ज पूरा निभाऊंगी। दीपिका अपने बच्चे को गोद में उठाती है और उसे प्यार करने लगती है। वहीं दीपिका भूमि से भी माफी मांगती है, जिसके बाद दोनों देवरानी और जेठानी एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। एक गांव में मीनाक्षी और विमला नाम की माँ बेटी रहती थी। विमला मीनाक्षी की सौतेली माँ थी, लेकिन फिर भी वो उसे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती थी। मीनाक्षी की एक सौतेली बहन भी थी, आरती। मीनाक्षी का रंग थोड़ा काला था। वो दिखने में बिल्कुल खूबसूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी सौतेली माँ और बहन उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन सुबह आरती बाहर जाते हुए बोलती है, मीनाक्षी, तुम शाम को मेरे साथ पार्टी में चल रही हो ना? कैसा पार्टी अंजलि? अरे तुम भूल गई क्या? मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी एक फ्रेंड की शादी है, हमें आज रात उसके शादी में जाना है। हाँ लेकिन। क्या लेकिन? मैं नहीं जाऊंगी आरती, तुम माँ के साथ चली जाओ ना। लेकिन क्यों? तुम क्यों नहीं चलोगी? मैं नहीं जाऊंगी आरती। अगर मैं गई तो मेरी वजह से तुम्हें भी अपनी सहेलियों से ताने सुनने पड़ेंगे। मैं दिखने में इतनी बदसूरत हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो सब लोग तुमसे पूछेंगे कि मैं कौन हूँ। अगर तुमने बताया कि मैं तुम्हारी बहन हूँ तो सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे ना। इसलिए मैं कह रही हूँ, मैं नहीं जाऊंगी, तुम माँ के साथ चली जाओ। मीनाक्षी की ये बात सुनकर आरती मुस्कुराती है। अरे पागल कहेंगी, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर मैं अपनी बहन को शादी में ना ले जाऊं? ऐसा कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। मेरी नजरों में तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम बस शाम को तैयार रहना, शादी में हम दोनों जरूर जाएंगे, समझ गई तुम? ऐसा कहते हुए आरती वहाँ से चली जाती है। अपने प्रति अपनी सौतेली बहन का इतना प्यार देखकर मीनाक्षी बहुत खुश होती है। उन्होंने जैसा सोचा था, शाम को मीनाक्षी और आरती शादी में जाते हैं और शादी अटेंड करके वापस आ जाते हैं। अगले दिन सुबह मीनाक्षी की सौतेली माँ विमला नींद से जगने के बाद अपने कमरे से बाहर आती है। हाय राम, ये घुटनों का दर्द तो मुझसे सहा नहीं जा रहा। बेटियों को बताकर हॉस्पिटल जाना होगा। इस तरह सोचते हुए विमला हॉल में आती है।
तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। रोने की आवाज सुनकर विमला सोचती है, अरे मेरे घर में भला रो कौन रहा है। इतना सोचने के बाद विमला पूरा घर छान मारती है। रोने की आवाज वॉशरूम में से आ रही थी। विमला वॉशरूम के बाहर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी मीनाक्षी रो रही है। अरे क्या हुआ मीनाक्षी बेटी, क्यों रो रही हो तुम? किसी ने कुछ कहा है क्या? कुछ नहीं माँ, वो बस ऐसे ही। बस कर, झूठ मत बोल, मुझसे क्या छुपा रही है? बोलना बेटी, क्या हुआ है? वो क्या है ना माँ, कल मैं और आरती शादी में गए थे। वहाँ आरती की सहेलियों ने मुझे देखा और जब आरती मेरे साथ नहीं थी तो मेरा बहुत मजाक उड़ाया। इसलिए मैंने उसे पहले ही कहा था मैं कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन वो मुझे जबरदस्ती शादी में ले गई। आज से मैं इस घर से बाहर कभी कदम नहीं रखूंगी। अरे किसी ने कुछ कह दिया तो यहाँ बैठकर रो रही है। कहने वालों का क्या है, वो तो कहते ही रहेंगे। इन जैसे लोगों की बातें सुनकर तो रो क्यों रही है बेटी? लोगों का तो काम ही है कहना। लेकिन उन लोगों ने जो भी कहा वो सच ही तो कहा ना माँ। आरती दिखने में बहुत सुंदर है, लोगों में उसका अच्छा नाम भी है। अगर उसके साथ कोई मुझे देखेगा तो वो मुझ पर हंसेगा ही ना। अरे नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं है। इन सारी बातों को भूल जाओ और खुश रहा करो। इतना बोलने के बाद विमला मीनाक्षी को चुप कराने लगी। इसी तरह दिन बीते जा रहे थे। मीनाक्षी भले ही अपने दुख को किसी को नहीं बताती, लेकिन मन ही मन वो अपने आप को देखकर बहुत दुखी रहती थी। एक दिन मीनाक्षी की माँ उसके पास आकर कहती है, बेटी मैं जरा बाहर से होकर आती हूँ, तू भी चलेगी क्या? कहाँ माँ? ऐसे ही घर में बैठे बैठे मेरे घुटनों में दर्द हो रहा था, इसलिए सोच रही हूँ थोड़ा बाहर घूमकर आ जाऊँ, अच्छा लगेगा। तो भी चलना मेरे साथ। आप जाओ माँ, मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है बेटी, अपना और घर का ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। इतना बोलते हुए विमला वहाँ से चली जाती है। आरती भी कॉलेज गई हुई थी। मीनाक्षी घर में बिल्कुल अकेली थी। वो घर में काम करने लगती है और अपने रंग को लेकर आंसू बहाने लगती है। तभी बाहर से एक आवाज आती है, भगवान के नाम पर कुछ दे दो बेटी, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। ये सुनकर मीनाक्षी मन ही मन सोचती है, अरे लगता है कोई मांगने वाला आया है। अगर ऐसा मुंह लेकर मैं उनके पास गई तो वो शायद मेरे हाथ से कुछ नहीं लेंगे। इतना सोच के मीनाक्षी अपना चेहरा कपड़े से ढक लेती है। बाहर एक बूढ़ी भिखारिन खड़ी थी। भिखारिन मीनाक्षी को देखते ही कहती है, बेटी 4 दिनों से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दो बेटी, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अंदर आइए अम्मा, आज मेरे घर में खाना खाकर मुझे आशीर्वाद दीजिए। मीनाक्षी इतना कहकर उस बूढ़ी भिखारिन को अपने घर के अंदर ले आती है और उसको भर पेट खाना खिलाती है। भिखारिन खाना खाने के बाद मीनाक्षी से कहती है, बेटी मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ तुमने अपना चेहरा छुपा रखा है, पर क्यों बेटी? अम्मा मैं बहुत ही ज्यादा बदसूरत हूँ, इसलिए आपसे अपना मुंह छुपा रही हूँ। मीनाक्षी की ये बात सुनकर वो बूढ़ी भिखारिन एक बहुत खूबसूरत परी में बदल जाती है, जिसे देखकर मीनाक्षी हैरान हो जाती है। तभी परी कहती है, मीनाक्षी तुम एक भिखारिन को अंदर बुलाकर खाना खिलाई, तुम्हारा मन इतना सुंदर है, फिर चेहरा सुंदर होने की क्या जरूरत, तुम तो ऐसे ही बहुत सुंदर हो। मीनाक्षी ने तुरंत बिना कुछ कहे घूंघट हटा दिया। मीनाक्षी तुम्हारी अच्छाई से मैं बहुत प्रसन्न हुई, बताओ तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? तुम्हारी कोई सी भी एक इच्छा मैं पूरी कर सकती हूँ। नहीं परी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये बात सुनकर परी और खुश हो गई। मीनाक्षी तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई मेकअप किट दे रही हूँ, तुम इसका इस्तेमाल रोज करना, फिर देखना इसका कमाल। इतना कहकर परी ने मीनाक्षी को जादुई मेकअप किट दिया। धन्यवाद परी जी,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद परी वहाँ से गायब हो गई। अगले दिन मीनाक्षी ने उस मेकअप को अपने चेहरे पर लगाया। मेकअप लगाने के बाद जब उसने अपना चेहरा आईने में देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मीनाक्षी अब बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। मीनाक्षी को देखकर आरती और विमला दंग रह जाती हैं। अरे बेटी, तेरा चेहरा इतना कैसे बदल गया और तू इतनी खूबसूरत कैसी हो गई है? फिर मीनाक्षी ने सारी बात अपनी माँ को बताई। आखिर इतने दिनों बाद उस भगवान को तुझ पर दया आ ही गई बेटी। खुश रहा कर बेटी। मीनाक्षी अब बहुत खुशी से रहा करती थी और अपनी माँ और बहन के साथ हर जगह घूमने भी जाया करती थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।